वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनोलेट केमिस्ट्री। इनोलेट केमिस्ट्री में हम बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स और उन स्पीसीज को पढ़ते हैं जिनके अंदर इनोल फॉर्म पॉसिबल होती है, इनोल फॉर्म बन सकती है। इनोलेट केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में आज हम बात करेंगे एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में और मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। किसी भी कार्बोनिल मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हो सकते हैं, जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गैमा हाइड्रोजन। जो अल्फा कार्बन से लगा वो अल्फा हाइड्रोजन, जो बीटा से लगा बीटा हाइड्रोजन, जो गैमा पोजीशन से लगा है वो गैमा हाइड्रोजन। अब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स को कंपेयर करें कि कौन सा ज्यादा एसिडिक इन नेचर है, कौन सा कम एसिडिक इन नेचर है, तो उसके लिए हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन के अंदर ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इससे ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये है बीटा कार्बन। इस मॉलिक्यूल में तीन टाइप के प्रोटॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक बीटा कार्बन पे लगे बीटा प्रोटॉन्स और 5 अल्फा कार्बन पे लगे अल्फा प्रोटॉन, जिनमें से 2 अल्फा प्रोटॉन मिथाइलिन के हैं और 3 अल्फा प्रोटॉन टर्मिनल मिथाइल ग्रुप के हैं। अगर कोई बेस इस मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और ये मॉलिक्यूल H पॉजिटिव उसे देता है, या कहूं मैं इसका H पॉजिटिव कोई बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो मैं ये कहूंगा कि इस मॉलिक्यूल ने अपना एसिडिक कैरेक्टर शो किया और प्रोटॉन दिया है। यानी कि वही प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है जो किसी बेस से रिएक्शन करके यहां से एब्स्ट्रैक्ट होकर चला जाएगा। तो यहाँ पे तीन तरह के प्रोटॉन अगर दिखाई दे रहे हैं तो तीन तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी कि बीटा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। बीटा प्रोटॉन अगर एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, मिथाइलिन वाला जो प्रोटॉन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी, टर्मिनल मिथाइल ग्रुप का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो ये वाली स्पीसीज हमें मिलेगी। अब जो तीनों ही स्पीसीज हैं, तीनों के तीनों कार्बोनाइन हैं, यानी कि कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनेगा अगर किसी बेस ने एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है किसी कार्बोनिल कंपाउंड से। अब इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी हमें बताएगी कि कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, यानी कौन सा इंटरमीडिएट प्रेफर्ड है। अगर बीटा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की बात करें तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ये स्टेबलाइज नहीं है क्योंकि इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर मिथाइलिन कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया, यहां जो कार्बोनाइन बना है, इसकी मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएं तो हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां कंजुगेशन शो करते हैं तो हमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन्स, अगर ये हाइड्रोजन या फिर ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमें एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन मिल रहा है। और अगर बीटा प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं तो हमें ऐसा कार्बोनाइन मिलता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। और आपको पता है रिएक्शन उस पाथ को फॉलो करती है जहां पे उसे स्टेबल इंटरमीडिएट मिलता है। अब यहाँ पे कार्बोनाइन इंटरमीडिएट है और स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा है, जिसमें अल्फा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा प्रोटॉन्स हैं, अल्फा हाइड्रोजन हैं, वो एसिडिक इन नेचर हैं। अगर हम एसीटोन, मिथाइल इथेनोएट और एसिटाइल एसीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को कंपेयर करें और ये जानने की कोशिश करें कि किस तरीके के अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक इन नेचर हैं और कौन से कम एसिडिक इन नेचर हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो एसीटोन है इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मिथाइल इथेनोएट के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और एसिटाइल एसीटोन के अंदर 8 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जिनमें से 6 तो एक टाइप के हैं और 2 अलग टाइप के हैं। अब अगर इनकी पीके वैल्यू को कंपेयर किया जाए तो जो एसीटोन के अल्फा हाइड्रोजन हैं, इनके लिए जो पीके की वैल्यू है वो है 20। और अगर मिथाइल इथेनोएट के लिए पीके वैल्यू देखी जाए प्रोटॉन्स की, वो है 25। एसिटाइल एसीटोन के केस में क्योंकि दो तरह के अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो जो टर्मिनल अल्फा हाइड्रोजन है इनकी तो पीके वैल्यू है अराउंड 20, और जो इंटरनल अल्फा हाइड्रोजन है यानी कि मिथाइलिन ग्रुप वाले अल्फा हाइड्रोजन है, इनकी जो पीके वैल्यू है वो 9 के अप्रोक्सीमेट है। और आपको पता है जितनी पीके वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक, जितनी पीके वैल्यू ज्यादा होगी उतना कम एसिडिक।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसीटोन में भी टर्मिनल अल्फा हाइड्रोजन है, मिथाइल इथेनोएट में भी टर्मिनल अल्फा हाइड्रोजन है, तो मिथाइल इथेनोएट के जो प्रोटॉन्स हैं ये कम एसिडिक हैं और एसीटोन के जो प्रोटॉन हैं ये ज्यादा एसिडिक हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस ऑक्सीजन की वजह से है। जो मिथाइल इथेनोएट में ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ पहले से ही कंजुगेशन में है, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है यहां पे बनने वाले एनायन के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से कंजुगेशन शो नहीं कर पाता और स्टेबिलिटी कार्बन आयन की थोड़ी सी कम रहती है, जिसकी वजह से उस प्रोटॉन की एसिडिक कैरेक्टर घट जाती है। अब अगर मैं एसिटाइल एसीटोन के 8 अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं, जिनमें से 6 टर्मिनल अल्फा हाइड्रोजन है और 2 इंटरनल मिथाइलिन अल्फा हाइड्रोजन है, तो मेरे पास दो केस अराइज होते हैं। पहला केस कि टर्मिनल अल्फा हाइड्रोजन अगर एब्स्ट्रैक्ट होता है बेस से तो टर्मिनल कार्बन आयन बनेगा, और अगर इंटरनल मिथाइलिन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो इंटरनल कार्बन आयन बनेगा। अब जो टर्मिनल कार्बन आयन है वो सिर्फ एक कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो इसके लिए क्या है, सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। जबकि जो इंटरनल कार्बन आयन है ये दो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो इसकी टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी उतनी ज्यादा इंटरमीडिएट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी, यानी कि जो इंटरनल मिथाइलिन प्रोटॉन के रिमूवल से कार्बन आयन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये जो प्रोटॉन्स हैं इंटरनल मिथाइलिन के, ये ज्यादा एसिडिक इन नेचर हैं rather देन दीज टर्मिनल अल्फा हाइड्रोजन्स। अब बात करते हैं मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस की। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में हम डाईइथाइल मेलोनेट की मदद लेते हैं। डाईइथाइल मेलोनेट जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस कार्बन के ऊपर, जिसके दोनों साइड क्या है, एस्टर ग्रुप है। क्योंकि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर है, तो किसी बेस से रिएक्शन करवा के इनको एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है और यहां से एक कार्बन आयन जनरेट होगा। जो एक कार्बन आयन है इसके इलेक्ट्रॉन अगर यहां रेजोनेंस शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, अगर यही इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेंस शो करते हैं तो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आएगा और यहां पे हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये काफी स्टेबल कार्बन आयन है। अब जो ये कार्बन आयन है यह जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काम करता है और इस न्यूक्लियोफाइल की मदद से हम डिफरेंट टाइप के जो सिंथेसिस करते हैं उनको हम कहते हैं मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। अब जनरल पैटर्न क्या रहेगा, आपने जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया उसको आप एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा दो। जो एल्काइल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि इस मेलोनिक एस्टर ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और जो हैलाइड है वो निकल जाएगा। इस तरीके से हम डिजायर्ड एल्काइल ग्रुप इस एस्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस के 4 बेसिक स्टेप हैं। पहला है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय एक्शन ऑफ बेस ऑन डाइथाइल मेलोनेट, यानी कि बेस आएगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। दूसरा स्टेप है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो मेलोनिक एस्टर के साथ अटैच करवाना है। जो आपने न्यूक्लियोफाइल बनाया है उसका आप एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा दो, आर ग्रुप अटैच हो जाएगा। तीसरा स्टेप है हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस स्पीसीज, जो स्पीसीज अभी बनेगी न्यूक्लियोफाइल और आर के कॉम्बिनेशन से उसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। और चौथा है डीकार्बोक्सिलेशन। आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में हम डाइथाइल मेलोनेट की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ। सोडियम इथोक्साइड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग बेस है जो इन अल्फा हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। जब ये अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन आयन बनेगा और जो कार्बन आयन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड पे। यहाँ पे हमने प्रोपाइल ब्रोमाइड ले रखा है, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड से ये रिएक्शन करेगा और यहां से Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो जो प्रोपाइल ग्रुप है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। ये कौन सा है, अल्फा कार्बन है जो मेलोनिक एस्टर में था। अब अगले स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो एस्टर ग्रुप है ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा। अब यहाँ पे मिला है हमें 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
अगर हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला मॉलिक्यूल चाहिए है तो हम इसका डी कार्बोक्सिलेशन करवा देंगे। हीट करने पे CO2 निकल जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो ये R ग्रुप है ये हमारा डिजायर्ड होगा। हम यहाँ पे आइसोप्रोपाइल भी ले सकते हैं, कोई और दूसरा R ग्रुप भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस से हम 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। मेलोनिक एस्टर की अगर हम रिएक्शन कराएं बेस से, फिर एल्काइल हैलाइड से, हाइड्रोलिसिस कराएं NaOH से, ट्रीट करवाएं HCl से, तो 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अगर हमें बीटा कीटो एसिड चाहिए तो हमें सिर्फ एक चेंज करना है कि जो बेस से रिएक्शन करवाने के बाद हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा रहे थे, हम उसे एसाइल हैलाइड से रिएक्शन करवा देंगे। तो जो RCO ग्रुप है वो एज इट इज अटैच हो जाएगा वहां पे और हमें बीटा कीटो एसिड मिलेगा। तो इस तरीके से मेलोनिक एस्टर से हम डिफरेंट टाइप की कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा कीटो एसिड वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।